मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 12 साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसको हम 61 क्वेश्चन से हल करेंगे। कल हमने 60 क्वेश्चन तक पढ़ा था। इसके बाद हम 61 क्वेश्चन से आज प्रारंभ करेंगे। आपको पहले पूर्व सूचना में मैं बता देना चाहता हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा का सिलेबस समान रहेगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड किया है और मोटिवेशनल वीडियो है वो, उसमें कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति रहनी चाहिए, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें, उसका विस्तार से मैंने उस पर परिचर्चा की है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अब 2 दिन पहले ये बात क्लियर कर दी है। जो बात मैंने वीडियो में बताई थी और वीडियो में ज़्यादा ही बातें बताई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। मोटिवेशनल क्लास मेरे नाम से भाई डॉक्टर अनिल कुमार यादव। एक सूचना तो ये। दूसरी सूचना कि रीट में 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। उसमें एक लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश में से लेता है बच्चा, और हिंदी को सामान्य रूप से कॉमन रखता है। ज़्यादातर बच्चे सभी समान रूप से हिंदी लेते हैं। तो सेकंड जो लैंग्वेज है उसमें संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको भी मैं वीडियो, इसके एक वीडियो मैंने अपलोड किया है वर्ण विचार का पार्ट फर्स्ट, और आज पार्ट सेकंड अपलोड करूंगा जिसमें आपको प्रत्याहार निर्माण, वर्णमाला का पूरा ज्ञान उसमें समझाया जाएगा। पार्ट 3 में उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये सभी समझाए जाएंगे। तो डेली वीडियो इसके आएंगे संस्कृत भाषा के भी। दूसरा सरल भाषा में है बिल्कुल ये। और शिक्षण विधियाँ, मैंने उस मोटिवेशन क्लास में आपको बताया था कि शिक्षण विधियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए शिक्षण विधियाँ, एक तो टीचर बहुत अच्छा उसको समझा नहीं पाता है, दूसरा बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं शिक्षण विधियों का वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आप निरंतर प्रज्ञा एजुकेशनल से जुड़ कर रहे। रीट भर्ती परीक्षा तक आपको पूर्ण तैयारी का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। निकोटिन किस में पाया जाता है? मित्रों, जो निकोटिन है ये निकोटिन सिगरेट और तंबाकू दोनों में पाया जाता है निकोटिन। तो यहाँ पर निकोटिन किस में पाया जाएगा? सिगरेट में भी निकोटिन की मात्रा होती है और तंबाकू में भी, यानी कि ए और बे दोनों इसका आंसर सही है। इसके बाद हमारा सवाल आता है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है, यानी कौन सी विधि प्रविधि व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक करती है? तो स्व के या स्व व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर स्व प्रतिवेदन का मापक क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर आपके सामने दिया हुआ है द MMPI, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मोस्ट ध्यान रखना इसको। अब ये MMPI क्या है? स्व प्रतिवेदन मापक। और इसकी डिटेल देखने से पहले हम 63 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? अचेतन मन, तो अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। मित्रों ध्यान रखना। और मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड कहलाते हैं, और फ्राइड ने अचेतन मन पर अध्ययन किया विस्तार से, अचेतन को बड़ा बताया। तो यहाँ पर अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण होगा? तो यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण होगा, क्योंकि वाक्य पूर्ति परीक्षण एकमात्र इन 4 ऑप्शन में से एकमात्र परीक्षण है जो किस में आएगा? प्रक्षेपी तकनीक में आता है। तो जो भी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, जो भी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, वो प्रक्षेपी विधियाँ क्या कहलाएंगी? प्रक्षेपी विधियाँ मनोविश्लेषण से संबंधित होती है और अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए काम में लाई जाती है। तो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत कौन सा आता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा?
वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस बारे में हम विस्तार से देखते हैं। ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्य परक औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहा जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को समझने के लिए उद्देश्य परक औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व का क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। जो टारगेट लेकर के औपचारिक प्रयास करते हैं पर्सनैलिटी को मापने का, उसे मूल्यांकन कहते हैं। अब ये मूल्यांकन कई प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व की। इसलिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन का 3 विधियों द्वारा मूल्यांकन करते हैं। पर्सनैलिटी को मापने के लिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन को 3 विधियों द्वारा परीक्षण करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है स्वयं प्रतिवेदन मापक। मित्रों ध्यान रखना, व्यक्तित्व के मूल्यांकन में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 3। सबसे पहला कौन सा है? स्वयं प्रतिवेदन मापक। दूसरा है प्रक्षेपी तकनीक। दूसरा कौन सा है? प्रक्षेपी तकनीक। और तीसरा है व्यवहार परक विश्लेषण। तो व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहला स्वयं प्रतिवेदन मापक, दूसरा प्रक्षेपी तकनीक और तीसरा व्यवहार परक विश्लेषण। अब स्वयं प्रतिवेदन मापक क्या है? हमारा जो सवाल था ये था कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्वयं प्रतिवेदन मापक है। तो हमको पता होना चाहिए कि स्वयं प्रतिवेदन मापक क्या है और उसके विधियां कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं स्वयं प्रतिवेदन मापक में मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परिसूची, क्या नाम है इसका? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परिसूची, जिसे क्या कहते हैं? MMPI। क्या कहेंगे? MMPI कहते हैं। आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली दूसरी कौन सी है स्वयं प्रतिवेदन मापक की विधि? आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली, जिसे EPQ कहा गया। क्या कहा गया? EPQ। तो यहाँ पर ये भी व्यक्तित्व की प्रश्नावली है। इसके बाद 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली या 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसे 16 PF प्रश्नावली कहा जाता है। ये 16 PF प्रश्नावली कल भी मैंने आपको बताई थी। इसका विकास जो है वो कैटल ने किया। 16 PF प्रश्नावली को विकसित किया कैटल ने। और EPQ जो है ये प्रक्षेपी जो स्वयं प्रतिवेदन मापक जो EPQ है, आइंजैक का व्यक्तित्व प्रश्नावली, इसे EPQ नाम दिया गया। EPQ की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन नंबर 19 में, आइंजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो मित्रों स्वयं प्रतिवेदन मापक की प्रविधि विधि कितनी है? 3 प्रमुख विधि है ये, ध्यान रखना। सबसे पहली कौन सी है? मिनीसोटा यानी MMPI। दूसरी आइंजैक की EPQ और तीसरा 16 PF प्रश्नावली। तो वो ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की स्वयं प्रतिवेदन मापक परिसूची नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें तो प्रक्षेपी जो तकनीक है, उस प्रक्षेपी तकनीक, दूसरी जो, एक तो स्वयं प्रतिवेदन हो गया, दूसरा है प्रक्षेपी तकनीक। अब प्रक्षेपी जो तकनीक है उसमें कौन कौन सी विधि आती है व्यक्तित्व को मापने की? पहला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरा है कथानक संप्रत्य या संप्रत्यक्षण परीक्षण, TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। और तीसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर ने दिया, यहाँ पर प्रमुख है। प्रक्षेपी जो तकनीक है व्यक्तित्व के मापने की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो भी प्रक्षेपी प्रविधियां हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर, ध्यान रखना। और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर जब भी बात हो तो समझ जाना कि ये किस पर बल देता है? अचेतन पर। इसलिए जो भी प्रक्षेपी तकनीक है वो उनका प्रयोग अचेतन मन में दबी भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हमने जो पढ़ा कि प्रक्षेपी तकनीक में रोरसा स्याही धब्बा, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी TAT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये प्रमुख है। और प्रक्षेपी तकनीक जो है वो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अब जो ये प्रक्षेपी विधियां हैं इनमें
IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, IBT ये ऐसा पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो इंक ब्लॉक टेस्ट, या निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो IBT है। दूसरा TAT जो ये दिया हुआ है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, या इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, TAT। तीसरा है मित्रों वो है SCT। ये वाक्य पूर्ति परीक्षण को SCT कहते हैं। और जो है इसके बाद है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे क्या कहते हैं, CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण। और एक आता है खेल एवं ड्रामा विधि, इसे कहते हैं PWM। तो यहाँ पर IBT, TAT, SCT और CAT और PWM, ये सभी की सभी क्या है, व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपित तकनीक हैं। तो यहाँ पर वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है SCT, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। और ये जो यहाँ पर शब्द साहचर्य परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाता है। CAT जो होता है, ये CAT जो है चिल्ड्रन आत्मबोध परीक्षण कहलाता है, चिल्ड्रन आत्मबोध परीक्षण। तो यहाँ पर ये हमने कुछ प्रक्षेपित तकनीक देखी। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व मापने की 3 विधियां हैं। स्वयं प्रतिवेदन मापक हमने देख ली, दूसरा प्रक्षेपित तकनीकी, और तीसरा व्यवहार परक विश्लेषण प्रविधियां। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं समझा रहा हूँ। तीसरी व्यवहार परक विश्लेषण। अब व्यवहार परक विश्लेषण में देखते हैं हम, पहले प्रक्षेपित तकनीक को देखते हैं। प्रक्षेपित तकनीक प्रक्षेपी परिकल्पना पर आधारित होती है। इस परिकल्पना के आधार पर या अनुसार यदि व्यक्ति के सामने अस्पष्ट, असंरचित, अस्पष्ट अर्थ वाली उद्दीपक सामग्री या प्रश्न रखे जाए तो इन उद्दीपकों की व्याख्या करने के लिए अचेतन मन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं उद्दीपकों की व्याख्या करने का उपयोग में लेता हुआ प्रक्षेपित कर देता है व्यक्ति। तो यहाँ पर ये अचेतन में छिपी भावना, तो यानी अचेतन मन में छिपी भावना का अध्ययन मैंने आपको समझा ही दिया, प्रक्षेपित तकनीकी काम में आती है। और तीसरा है व्यवहारात्मक विश्लेषण या व्यवहार परक विश्लेषण विधि। तो इसके अंतर्गत व्यवहारात्मक जो विश्लेषण विधि है, इसमें ध्यान रखना मित्रों, एक तो है इंटरव्यू, साक्षात्कार, क्या है, इंटरव्यू। दूसरा है प्रेक्षण। प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना, ये अलग विधि है। यहाँ पर व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि प्रेक्षण, ध्यान रखना इसको, प्रक्षेपण अलग है, प्रेक्षण अलग है। और एक स्थिति परक परीक्षण तीसरा, यानी कि 1, 2, 3 व्यवहारात्मक विश्लेषण जो विधि कौन सी नहीं है, अगर ऐसा सवाल आता है तो साक्षात्कार, प्रेक्षण और स्थिति परक परीक्षण तीनों ही कैसी विधियां हैं, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि। तो व्यक्तित्व मापने के या व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए 3 विधियां का प्रयोग करते हैं, स्वयं प्रतिवेदन मापक, प्रक्षेपित तकनीक और व्यवहार परक विश्लेषण प्रविधि। इसके बाद हम बात करें कि व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय क्या कहलाता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में, व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में जो डिसीजन लेता है व्यक्ति, वो क्या कहलाता है, ये मैं आपको विस्तार से पूर्व में ही समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो स्वयं संप्रत्यय कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है रोरसा स्याही डब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण मैंने अभी आपको विस्तार समझाया, ये प्रक्षेपी तकनीक में आता है। इंक ब्लॉक टेस्ट IB और T, इंक ब्लॉक टेस्ट IB और T, इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोरसा ने 1921 में प्रयोग किया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि
नहीं है। इसकी व्याख्या भी मैंने आपको विस्तार से समझाई है। इसमें कौन सी व्यवहारात्मक विश्लेषण, 3 प्रकार की विधियां बताई मैंने व्यक्तित्व को मापने की, तो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि कौन सी नहीं है? इंटरव्यू है, साक्षात्कार बिल्कुल है, स्थिति परक परीक्षण ये भी है, प्रेक्षण ये भी है, वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है ये अचेतन मन को पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती, तो प्रक्षेपी विधियां हैं ये। कैसी विधियां हैं? प्रक्षेपी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है, भाव है, विचार है या व्यवहार है? मित्रों पूर्वाग्रह होता क्या है पहले ये समझे। पूर्वाग्रह को हम कहते हैं धारणा, यानी कि किसी के प्रति पहले से मन में बनाया गया विचार। अब वो विचार सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की धारणा है और इस धारणा को, पूर्वाग्रह को ही अभिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं। तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है। अब ये समझ लेते हैं पहले 69 क्वेश्चन 68 को अभी देखते हैं। मनोवृत्ति के कितने घटक हैं? तो पूर्वाग्रह अभिवृत्ति है एक प्रकार की, और जो अभिवृत्ति है या अभिवृत्ति को ही मित्रों मनोवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति कह दो, मनोवृत्ति कह दो, पूर्वाग्रह कह दो। किसी के प्रति मन में पहले से बनाया गया विचार, वो सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में हो सकता है, उसे पूर्वाग्रह, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहा जाता है। अब ये अभिवृत्ति है, इस अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के घटक कितने हैं? तो इसके घटक हैं मित्रों 3। अब ये कौन कौन से हैं इसकी व्याख्या में हम देखते हैं। पहले हम पूर्वाग्रह को देखते हैं। एक विद्वान हुए मित्रों फेल्डमैन। फेल्डमैन के अनुसार, फेल्डमैन क्या कहते हैं? फेल्डमैन के अनुसार किसी समूह के सदस्यों के प्रति, ध्यान रखना, किसी समूह के सदस्यों के प्रति स्वीकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव मूल्यांकन को ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। यानी कोई समूह है, उस समूह के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है ये स्वीकारात्मक या नकारात्मक जो मूल्यांकन है, पहले से ही विचार बना रखा है, उसे क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह। जो मुख्यतः उस समूह का सदस्य, जो मुख्यतः उस समूह की सदस्यता पर आधारित होता है। अब वो जो समूह के प्रति नेगेटिविटी है वो उस समूह की सदस्यता के प्रति होती है, न कि सदस्यों के विशेष गुणों पर। पर्टिकुलर जो नकारात्मक जो विचार होंगे अभिवृत्ति पूर्वाग्रह में, यदि वो समूह के प्रति है तो समूह की सदस्यता के प्रति नकारात्मक होंगे, सदस्यों के विशेष गुण पर नकारात्मक विचार नहीं होंगे। पूर्वाग्रह एक तरह की मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह एक क्या है? मनोवृत्ति है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती। ये मनोवृत्ति तथ्यों पर आधारित नहीं होती, ये मन में विचार उत्पन्न होते हैं, संज्ञानात्मक भाव होता है इसका। पूर्वाग्रह का स्वरूप स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक। इसमें मनोवृत्ति के 3 संघटक, संज्ञानात्मक संघटक, भावात्मक घटक पाए जाते हैं। पूर्वाग्रह समाज के लिए घातक या हानिकारक होते हैं। पूर्वाग्रह हमेशा पहले से किसी के प्रति विचार नहीं बनाए जाते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नया मिलता है तो हमारे कभी भी किसी के प्रति ना तो नकारात्मक या ना सकारात्मक पूर्वाग्रह होता है। बाद में हमारे व्यवहार और विचार के कारण ही ये भाव बनते हैं। यदि व्यक्ति पहले से किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखता है तो वह उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता। पूर्वाग्रह समाज के लिए घातक और हानिकारक होते हैं। पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई उपाय खोजे हैं। उचित सामाजिकरण, अर्थात व्यक्ति समाज में रहे और मेल मिलाप अच्छा रहे। पूर्वाग्रह के लक्ष्य के साथ अंत्यक्रिया, जिनके द्वारा पूर्वाग्रह को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये पूर्वाग्रह था। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से किसी समूह या सदस्य के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति बनाया गया पहले से मन में विचार। ये फेल्डमैन ने किसी समूह या सदस्य के प्रति बताया है। अब हम बात करें इसकी व्याख्या में।
कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के घटक कितने होते हैं। तो मित्रों, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। ये पिछली बार सवाल आया है रीट फर्स्ट लेवल में कि अभिवृत्ति के घटक 3 है। संज्ञानात्मक घटक अवयव, भावात्मक अवयव और व्यवहारात्मक अवयव। यह संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। अब ये संज्ञानात्मक घटक क्या है? ये उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के विचार एवं विश्वासों को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक घटक है वो व्यक्ति के प्रति विचार और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। वो कैसा घटक होगा? संज्ञानात्मक। जैसे कोई लड़की खाना बनाने को लेकर सोचती है, यह एक कला है तथा यह हर लड़की को सीखना चाहिए। यह विचार भोजन बनाने को सीखने के प्रति कैसा घटक है? संज्ञानात्मक घटक है, जो संज्ञान को दिखाता है, बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए ये कैसा घटक कहलाएगा? अवयव कहलाएगा संज्ञानात्मक। दूसरा भावात्मक घटक या अवयव, यह व्यक्ति के उद्दीपक के प्रति भाव या अनुभव और उसकी दशा और तीव्रता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेगा? उद्दीपक के प्रति भाव या अनुभव, दिशा और तीव्रता को व्यक्त करता है। खाना बनाने की कला को सीखने की अनुभूति का होना, जो अनुभूति, जो एक्सपीरियंस लिया उसका होना क्या कहलाएगा? भावात्मक घटक कहलाता है। और तीसरा जो घटक है उसे व्यवहारात्मक कहते हैं। ये उद्दीपक के प्रति व्यक्ति का व्यवहार या व्यवहार प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। जो स्टिमुलस होगा उस स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति का व्यवहार और व्यवहार की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को दर्शाता है, उसके जिससे उसका व्यवहार का पता चलता है, उसे व्यवहारात्मक घटक नाम दिया। अर्थात यह स्पष्ट है कि व्यक्ति वस्तु के प्रति जैसा संज्ञान रखता है उसी के अनुरूप उसके भाव होते हैं एवं अपने भावों और के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ये तीनों संघटक एक दूसरे से संबद्ध है, इसमें ये संगति पाई गई है। तो यहाँ पर 3 बातें बताई कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के प्रति जैसा संज्ञान रखता है, यानी जैसी बुद्धि रखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के अनुरूप उसके मन में भाव आएंगे और उन संज्ञान या भावों को व्यवहार में क्या करता है? वो प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारात्मक घटक कहा जाता है। तो ये अभिवृत्ति के 3 घटक थे। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्ति की, सवाल ये छोड़ दिया था हमने कि वह व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है, जो इमेज क्रिएट करता है माइंड में, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है उसे प्रत्यक्षणकर्ता कहते हैं, छवि निर्माता नहीं कहते। क्या कहेंगे? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को देख करके और छवि क्रिएट करता है, प्रत्यक्षणकर्ता। लेकिन जो छवि बनाता है वो तो प्रत्यक्षणकर्ता, और जिसकी छवि बनती है उसे लक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्य। इसके बाद हम सवाल देखते हैं 70। संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत संबंधित है। संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिवृत्ति, रूढ़िवादिता, अभिवृत्ति, परिवर्तन। जो हमारी मनोवृत्ति होती है, अभिवृत्ति होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विसन्नादिता। अभी हम इसकी व्याख्या में देखते हैं। संज्ञानात्मक जो विसन्नादिता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लियोन फेस्टिंजर ने। किसने किया? लियोन फेस्टिंजर ने संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक घटक पर बल देता है। एक अभिवृत्ति के या मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक निश्चित रूप से सहवादी, विषमवादी, विलोम होने चाहिए, अर्थात उन्हें तार्किक रूप से एक दूसरे के समान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक, किसके? अभिवृत्ति के। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल भी यही था कि जो विसन्नादिता का जो सिद्धांत है, हमारा जो सवाल था वो सवाल था कि संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत संबंधित है तो अभिवृत्ति में परिवर्तन से।
तो मित्रों, ये अभिवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है। यदि एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अभिवृत्ति में दो संज्ञान विसंवादी है तो इसमें एक संवादी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि जब अभिवृत्ति व्यक्ति की होती है तो अभिवृत्ति एक दूसरे के प्रति समान होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विसंवादिता का सिद्धांत। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है कि 71 सवाल है कि लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का तत्व है। लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। यह है गुणारोपण। अब ये गुणारोपण क्या है वो हम कल की वीडियो में अगले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। तो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। तो पूर्व अभिवृत्ति, असमायोजन या सामाजिक दूरी या विभेद। तो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक जो अभिव्यक्ति होगी उसे व्यवहार का पता चलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभेद। इसके बाद हम बात करें अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। तो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए संचार, मैत्री, वार्तालाप, अनुनयात्मक संचार। तो अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए किसका होना जरूरी है, अनुनयात्मक संचार का होना जरूरी है। अब ये अनुनयात्मक संचार क्या होता है इसको देखते हैं। अनुनय सिद्धांत का प्रतिपादन हावलैंड तथा उनके साथियों ने किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अनुनयात्मक संचार अभिवृत्ति परिवर्तन में तभी सफल होता है जब इससे व्यक्ति में दो स्पष्ट प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। नई सूचना जब व्यक्ति के मन में अपनी अभिवृत्ति के लिए प्रश्न उठाकर सोचने के लिए विवश कर देती है तब अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अनुनयात्मक संचार के कितने पक्ष हैं, 4। संचार स्रोत, संदेश, लक्षित व्यक्ति और संचार का माध्यम। तो हमारा जो सवाल यही था कि अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। तो अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए अनुनयात्मक संचार का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म के समय बच्चा होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो सामाजिक होगा, असामाजिक होगा, निसामाजिक होगा या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जन्म के समय यदि नवजात शिशु का जन्म होता है तो वह बच्चा न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, अर्थात वह क्या होगा, नहीं सामाजिक होता है, अर्थात न सामाजिक होगा और न ही असामाजिक होता है। अब सामाजिकरण की जो प्रोसेस है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, या सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम कहेंगे। यानी बच्चा समाज में रहता है, परिवार में रहता है, वहाँ से सामाजिक गुणों को सीखता है। तो सामाजिक प्रक्रिया को, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। किस प्रक्रम में व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में विकसित हो जाता है। एक जीव होता है व्यक्ति, इसलिए उसको क्या नाम दिया, जैविक प्राणी। उस जैविक प्राणी से सामाजिक बन जाता है व्यक्ति, संवेदनाएं समाज के प्रति हो जाती है, सामाजिक गुणों का उसमें जो है विकास हो जाता है। तो किस प्रक्रम से, किस घटनाक्रम से, तो घटनाक्रम कौन सा होगा, सामाजिकरण। अर्थात सामाजिक गुणों के प्रवेश के कारण जब व्यक्ति में सामाजिक अधिगम करता है, समाज में रहता है, तो सामाजिक गुणों का विकास होता है। उस प्रक्रम से अर्थात सामाजिकरण से जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में विकसित हो जाता है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है। प्राथमिक जो सामाजिकरण है बाहरी समूह में होगा, राजनीति में होगा, परिवार में होगा, व्यावसायिक संघ में। प्राथमिक सामाजिकरण से तात्पर्य सबसे पहले सामाजिकरण के गुण बच्चा कहाँ से सीखता है, तो उस प्राथमिक सामाजिकरण कहा जाता है उसे। और कहाँ से सीखता है,
परिवार से। सामाजिकरण की प्राथमिक पाठशाला किसे कहा गया है? तो सामाजिकरण के गुण सबसे पहला बच्चा अपने परिवार से सीखता है। सामाजिकरण के गुण बड़ों को, जब हम आता है कोई हमारे घर में मेहमान, तो हम उसको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर नैतिकता और सामाजिक गुणों का जो विकास है बच्चे में, वो परिवार से प्रारंभ होता है। तो सामाजिकरण की प्राथमिक जो पाठशाला है वो क्या कहलाएगी? परिवार कहलाएगी। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से और 78 तक सभी प्रश्नों की व्याख्या में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था कि जन्म के समय बच्चा होता है तो निसामाजिक, इसकी व्याख्या में हम देखते हैं कि मनुष्य का जन्म समाज में होता है तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत बचपन से ही वह समाज को समझकर अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढालता है। तो बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है, जिसे सामाजिक अधिगम कहा गया। समाज किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, यही जानने की चेष्टा समाज मनोविज्ञान में की जाती है। मनुष्य तथा समाज निरंतर अंत्यक्रिया कर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर समाज विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों की ओर एक धारणा विकसित कर लेता है। ये धारणाएं क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, एटीट्यूड कहलाती है। क्या है बिंदु? कि अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ, विभिन्न परिस्थिति के साथ व्यक्ति एक धारणा या विचार बना लेता है। ये धारणा ही एटीट्यूड कहलाती, अभिवृत्तियाँ कहलाती है तथा व्यक्ति के भीतर व्यवहारात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती है जो व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करती है। व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रम है। अभिवृत्ति के अतिरिक्त गुणारोपण तथा छवि निर्माण सामाजिक संज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू है। तो सामाजिक संज्ञान एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रम है। अभिवृत्ति में गुणारोपण और छवि निर्माण ये सामाजिक संज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू है। जब व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से मिलता है तो उसके व्यक्तिगत गुणों अथवा विशेषताओं के बारे में एक अनुमान लगाता है, जिसे क्या कहा जाता है? छवि निर्माण। यानी छवि निर्माण किसे कहेंगे? जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिला, मिलने के बाद उस व्यक्ति के गुण और विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाता है कि यार ये व्यक्ति, फला व्यक्ति अच्छा लगता है, सही है ये व्यक्ति, मेरे हिसाब से तो ये व्यक्ति परफेक्ट है। तो इस प्रकार पॉजिटिव या नेगेटिव जो अनुमान लगाता है उसे छवि निर्माण कहा जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे के व्यवहार के पीछे के कारणों का भी आरोपण करता है। इसी प्रक्रिया को समाज मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? गुणारोपण। यानी कि छवि तो वो बना रहा है, किंतु इतना ही नहीं, दूसरे के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का, जो व्यवहार कर रहा है उसका कारण क्या था? व्यक्ति बनावटी तो नहीं है, उन कारणों का पता लगा करके उनको भी उसमें आरोपित कर लेता है छवि निर्माण में। इसे क्या कहा गया है? गुणारोपण कहा गया है। उपरोक्त व्यवहार संज्ञानात्मक स्तर पर घटित होते हैं, अतः इनका अध्ययन एक जटिल कार्य है। ये बुद्धि का प्रक्रम है, घटनाक्रम है, संज्ञानात्मक प्रक्रम है। तो ये हमने इनकी व्याख्या में देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति कैसी होती है? तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हमेशा कैसी होगी? अर्जित होती है, क्योंकि हम अपनी मनोवृत्ति को बनाते हैं समाज में पारिवारिक सामाजिक गुण सीख करके। तो अभिवृत्ति कैसी होगी? अर्जित होती है। अनुनयात्मक संचार के कितने पक्ष होते हैं? तो अनुनयात्मक जो संचार है इसके कितने पक्ष होंगे? 4 पक्ष। कौन कौन से? व्याख्या में हम देखते हैं। हमने अनुनयात्मक संचार भी पढ़ा था, जिसका प्रतिपादन हावलैंड तथा उनके साथियों ने किया। और अनुनयात्मक जो पक्ष है या संचार है उसके 4 पक्ष होते हैं अनुनयात्मक संचार के। एक संचार स्रोत, संदेश, लक्षित व्यक्ति और संचार का माध्यम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में व्याख्या में समझा चुका हूँ। संचार के स्रोत, संदेश, लक्षित व्यक्ति और संचार का माध्यम, ये अनुनयात्मक संचार के कितने पक्ष होंगे? 4 पक्ष होते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।